हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। अगेन आई वेलकम यू ऑन एमएटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित कुमार। तो प्यारे दोस्तों, जल्दी से अपने पास अपनी नोटबुक निकाल लेंगे। और हम डिस्कस कर रहे थे, प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, और एट द एंड ऑफ अपने पास जो लेक्चर था उसमें इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। ठीक है, तो खैर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हमारी जर्नी ऐसी चलती रहेगी। लाइट का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, वो तो ऐसे आती जाती रहती है। ठीक है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे लेकिन इतने करेंगे ताकि आपको अलग अलग अप्रोच मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास जो क्वेश्चन है वो देखना ज़रा कौन सा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपने पास है, देखो तो ज़रा। ओके, ये वाला है। जैसे एग्जाम्पल नंबर, हम इस लेक्चर का एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लो कि अपने पास इस प्रकार से बकेट है और यहाँ पर जो है इसके ठीक है, ये अपने पास है कॉन्वेक्स मिरर। इसकी फोकल लेंथ दे रखी है आपको, फोकल लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है अपने पास 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पर अपने पास वाटर है, जो भी अपने पास उस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 4/3 यानी 1.33। तो 4/3 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको। और यहाँ पर एक फिश दे रखी है आपको, यहाँ पर आपको एक फिश दे रखी है कुछ इस प्रकार। ये जो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर, और जो रिमेनिंग है वो भी कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा ये है क्वेश्चन में कि आप हमें ये बताइए, 4/3 हो गया, कि इस फिश से कितनी इमेज बनेंगी। पहली बात तो मुझे ये बताओ, इस फिश की कितनी इमेज बनेंगी। अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से ऊपर से देखे, मान लो कोई ऑब्जर्वर यहाँ से ऊपर से देखे, कि मैं बोलूँ कि यहाँ से कोई ऑब्जर्वर ऊपर से देखे, तो उसको कितनी इमेज दिखाई देंगी, पहले तो ये बताएंगे। तो इमेज कितनी दिखाई देंगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो लाइट रे जो है एक तो यहाँ से डायरेक्ट जाएगी, एक इमेज तो वो होगी। दूसरी जो लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के पश्चात इस आईज में जाएंगी तो वो होगी। तो दो इमेजेस बनेंगी, उन दोनों इमेजेस के बीच की डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस। ठीक है ना, 2 इमेजेस हमें नहीं बोल रखा, ओनली डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस विच आर फॉर्म्ड बाय द रिफ्रैक्शन फिनोमेना। तो पहली बात, अगर मैं बोलूं कि एक लाइट रे डायरेक्ट जाए, तो डायरेक्ट केस में अगर मैं बोलूं कि जैसे मान लो कि एक लाइट रे तो सीधी है, परपेंडिकुलर है सरफेस के, वो तो ऐसे चली जाएगी। दूसरी मैं बोलूं, मान लो एक लाइट रे ऐसे गई, ठीक है, और यहाँ पर लाइट रे ऐसे चली जाएगी। तो इसके लिए यदि मैं बात करूं, तो इस लाइट रे के लिए जो डायरेक्ट जा रही है, इसके लिए मैं बताऊं कि अपरेंट डेप्थ में बोलूं कि डी डेज जो होगा, और अपॉन में रियल डेप्थ जो है यहाँ से इस सरफेस से मेजर करेंगे। सरफेस से कितना 20 सेंटीमीटर। जिस मीडियम में जा रही है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है, और अपॉन में जहाँ से आ रहे हैं यानी 4/3 यानी 4/3। ठीक है, तो डी डेज कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर डी डेज हो गया। 15 सेंटीमीटर होना भी चाहिए, घटना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लाइट रे जो है डेंसर से रेयर जा रही हैं। डेंसर से जब भी रेयर जाएंगे तो ऑब्वियस बात है वो पीछे की तरफ हटेगी, यानी कुछ एक लाइट रे सीधी जाएगी और यहाँ से कुछ इस प्रकार से पीछे मिलेंगी ये लाइट रे यहाँ पर। तो ये तो हो गया इमेज 1। और अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकालना चाहूँ यहाँ से, तो यहाँ से जो अपने पास आई वो कितनी आई 15 सेंटीमीटर। दूसरी लाइट रे जो है वो यहाँ से जाएगी, इसके ऊपर गिरेगी, ठीक है ना, यहाँ से गिरेगी। ओके,
तो यहां से जब गिरेगी तो पहली बात तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन हम कंसिडर करते हैं पहले। तो रिफ्लेक्शन की बात करूं तो रिफ्लेक्शन में जो होगा, पहली बात u जो है कितना है, u जो अपने पास है -20, क्योंकि इसके अगेंस्ट हम मेजर करें तो u तो हो गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। f कितना हो गया, f है वो कितना हो गया, पॉजिटिव में आएगा, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर है, यानी प्लस का 20 सेंटीमीटर। तो v जो होगा uf, ठीक है ना, तो uf अपॉन u माइनस एफ, अपॉन में u माइनस एफ, तो यहाँ पर हो गया माइनस का अपने पास हो गया 40, यानी v इज इक्वल टू हो गया अपने पास 10 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होंगी ना, ये कुछ इस प्रकार से, तो वो जो है यहाँ से मैं बोलूँ इस प्रकार से 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में इमेज बन रही है, तो कुछ इस प्रकार से होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में इमेज बनी, ठीक है ना। इसका जो अपने पास पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने पास इस प्रकार से ये जो बनी, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर बन रही है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रही है, ठीक है। नॉर्मल जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा, ठीक है, तो ऐसे नहीं बना सकते डायरेक्ट, परपेंडिकुलर बनाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। खैर हमें पता तो है ही 10 सेंटीमीटर बनेगी। तो ये इमेज बनी अपने पास I1 और ये इमेज बन गई अपने पास I2। लेकिन देखो जरा, इसका अगेन क्या होगा, इसका यहाँ पर अगेन रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, अगेन क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड रिफ्रैक्शन, इस रे का जो रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है, जो है, अब यहाँ पर अगेन हम अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो जरा, इसके लिए इस सरफेस से अपरेंट डेप्थ मैं बोलूँ d डैश, रियल डेप्थ कितनी है 20 20 40 और अपने पास 40 + 10। ये जो इमेज है ना, ये इमेज इस रिफ्लेक्शन के साथ जो ये इमेज है, ये इमेज इस सरफेस के लिए अब जो रिफ्लेक्शन होगा उसके लिए क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो 40 40 यानी 50 हो गया, जिस मीडियम में जा रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अपॉन में 4/3, सही बात है। तो जो डी डैश होगा ना, डी डैश होगा वो हो जाएगा अपने पास 150/4, यानी डी डैश जो हो गया अपने पास 37.5 सेंटीमीटर। मतलब कैसे, जानी चाहिए थी सीधी लेकिन दूर हटेगी, दूर हटेगी तो यहाँ पर कुछ बनेगा, ये इमेज फाइनल इमेज बनेगी I2, और कितनी सरफेस से कितनी डिस्टेंस पर, 37.5 अपने पास होगी, 37.5 सेंटीमीटर। तो ये I2 और I1 यहाँ से सरफेस से ये 37.5 है, और ये कितना है 15 सेंटीमीटर। जब घटा देंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। 37.5 में से अपने पास घटा देंगे 15 घटा देंगे, ठीक है ना, यहाँ से। तो ये हो गया 10 घटाएंगे तो अपने पास 27.5 हो गया, 27 में अपने पास 5 और घटा देंगे, ठीक है, 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस जो होगी वो होगा अपने पास 37.5 सेंटीमीटर में घटा देंगे हम 15 सेंटीमीटर, ठीक है, अपने पास 22.5 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास फाइनल आता है, यानी I1 और I2 के बीच की डिस्टेंस। अब ये फिनोमेना समझे, पहली लाइट रे जो वो डायरेक्ट इसकी आंखों में गिरेगी, एक दूसरी लाइट रे जो है वो इससे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनेगी यहाँ से, ये वाली जो इमेज है रिफ्लेक्शन से बन रही है, ये जो इमेज है इस लाइट रे के लिए जो रिफ्लेक्ट करेगी उसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इसलिए हमने यहाँ से 50 लिए, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, वर्चुअल डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। तो यहाँ से रियल डेप्थ होगी 20 20 40 और 40 + 10 हो गया 50, ये अपने पास हो गया, ठीक है। ये अपने पास एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चलो। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब अच्छा सा क्वेश्चन और भी है अपने पास, देखो।
हाँ, ये वाला देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन में ये दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 2, ये एक सरफेस दे रखी है, यहाँ पर वाटर लेवल है, ठीक है, और बारिश हो रही है, तो ये जो वाटर लेवल है वो बढ़ भी रहा है, ठीक है ना, ये वाटर की जो सरफेस है वो बढ़ रही है। चूंकि बारिश हो रही है तो वाटर की सरफेस जो वो बढ़ेगी ऊपर की तरफ। कितनी स्पीड से बढ़ रही है? वो बढ़ रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, यानी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से ये जो है वो सरफेस बढ़ रही है ऊपर की तरफ। यहां से जो मछली है अपने पास, ये जो मछली है वो ऊपर की तरफ चल रही है, कितने से? 12 सेंटीमीटर पर सेकंड से अपने पास ये ऊपर की तरफ चल रही है, 12 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ चल रही है। और ये वाटर है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? 4/3। यहाँ पर एक ईगल है, ईगल नीचे की तरफ इसको पकड़ने के लिए, इसको खाने के लिए कितने से नीचे की तरफ चल रही है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन हमें ये पूछा है, देखो ऐसा सिनारियो दे रखा है क्वेश्चन में, मतलब बारिश हो रही है तो अपने पास जो ये जो वाटर जो सरफेस है उसका जो लेवल है वो बढ़ेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ऊपर से जो ईगल है वो आ रहे हैं नीचे 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से, फिश ऊपर की तरफ चल रही है, ये भी ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है, बराबर है। क्वेश्चन हमें पूछा है कि व्हाट विल बी दी वेलोसिटी, या मैं बोलूँ कि अपरेंट वेलोसिटी फॉर दी ऑफ दी फिश फॉर दी ईगल, ठीक है। मतलब ये होगा, हमें पूछा है कि अपरेंट बताओ, आभासी बताओ, अपरेंट स्पीड या वेलोसिटी, अपरेंट वेलोसिटी बोल देंगे, एक ही बात है, अपरेंट वेलोसिटी ऑफ फिश फॉर ईगल, ये हमें पूछा है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। पहली बात देखो, ये ऊपर की तरफ चल रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ चल रही है, और ये सरफेस भी ऊपर की तरफ चल रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और ये नीचे की तरफ आ रहा है। किसी इंस्टेंट के ऊपर मैं ये बोलूं, किसी इंस्टेंट के ऊपर मैं बोलूं कि मान लो कि यहाँ से जो हाइट, इसकी जो डेप्थ है वो मान लेते हैं कितनी है, यहाँ से जो डेप्थ है वो मान लेता हूँ मैं अपने पास जो भी अक्स है, ठीक है ना, यहाँ से डेप्थ मैंने बोल लिया अक्स हो गया, ठीक है, अक्स डेप्थ हो गया। तो हम यदि मैं उस इंस्टेंट के ऊपर चील के रिस्पेक्ट में इसकी अपरेंट डेप्थ देखूं, तो देखो अपरेंट डेप्थ जो है, अक्स डेस बोल देता हूँ, अपरेंट डेप्थ को क्या बोल देता हूँ? अक्स डेस। तो अक्स डेस जो है और रियल डेप्थ जो है वो होगा, कहाँ से कहाँ में लाइट रे जाएगी? यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब जिस मीडियम में लाइट रे जाने उसका मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आएगा, नीचे कितना जाएगा? नीचे आ जाएगा 4/3। तो अक्स डेस जो आया वो आया 3/4 इंटू अक्स। ये क्या आया? अपरेंट अपने पास ये आई डेप्थ। मतलब दूसरी बात जाननी चाहिए थी, सीधी जाएगी हटेगी, ठीक है ना, हटेगी मतलब ऊपर कम मिलेगी डेप्थ। मतलब हमारे पास अगर मैं देखूं इस चील के रेस्पेक्ट में उस इंस्टेंट पर रोका हुआ मान रहे हैं ना, तो इस फिश जो है, इस फिश की जो इमेज है वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, और ये कितनी अपरेंट डेप्थ है? ये मिली अक्स डेस, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अक्स डेस इक्वल 3/4 अक्स। लेकिन अगर मैं इनका डिफरेंशिएशन करूं, क्यों? क्योंकि देखो ये जो अक्स है वो चेंज हो रही है, ऊपर की तरफ चल रहा है, तो ये अक्स डेस भी वेरी करेगा, लेकिन किस वे में वेरी करेगा उसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, रिफ्रैक्शन का यूज में लिया, और उस इंस्टेंट के लिए हमने देखा कि ये
ये जो है रिलेशन मौजूद होगा वहाँ पर, x डैश इक्वल 3/4x उस इंस्टेंट के लिए। तो अगेन मैं यहाँ पर अगर डिफ्रेंशिएशन करूँ इनका तो क्या होगा, dx डैश अपॉन dt इक्वल टू 3/4 इंटू dx अपॉन dt। अगर मैं ये बोलूँ कि ये क्या है, ये इमेज है, x डैश पर इमेज बन रही है, तो ये इमेज की वेलोसिटी है भाई, रेट ऑफ, ये x डैश क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इधर यहाँ से मेजर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से मेजर कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो मैं ये बोलूँ कि ये जो है वो वेलोसिटी है ऑफ इमेज है ये, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। क्यों, सरफेस से ही तो मापते हैं भैया, ये जो डिस्टेंस है वो सरफेस से तो माप रहे हैं, तो सरफेस भी ऊपर की तरफ चल रही है और ये भी ऊपर की तरफ चल रही है, तो सरफेस से मेजर कर रहे हैं, तो सरफेस के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी होगी। और ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। सही बात है, सही बात है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ, अगर मैं बोलूँ कि इमेज है वो सरफेस के रेस्पेक्ट में जो है वो है 3/4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अपने पास ऑब्जेक्ट की सरफेस के रेस्पेक्ट में। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस इज इक्वल टू, और ये ग्राउंड रेस्पेक्ट में आता है, ठीक है ना, ग्राउंड फ्रेम में 3/4। जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी को सोल्व करते हैं, जब ए की बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालते हैं तो वी माइनस वी भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना ये ग्राउंड होता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर माइनस का सरफेस। इमेज की जो वेलोसिटी है, इमेज वो अपने पास, ठीक है, सरफेस की वेलोसिटी तो हमें पता है, इमेज की निकालने। देखो अगर मैं बोलूँ 1D है, पहली बात तो 1D है तो प्लस माइनस में काम चल जाएगा, वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। सरफेस देखो, अगर मैं इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मान लूँ तो सरफेस बढ़ रही है +2, है ना, तो माइनस का 2 आ गया, ठीक है, 3/4। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट भी इस तरफ चल रहा है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन मान रखिए, 12 हो गया माइनस, सरफेस कितना है, सरफेस 2 से चल रहा है तो ये प्लस के 2। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि इमेज की जो वेलोसिटी हो जाएगी ना, वो हो जाएगा 10, ठीक है ना, ये हो गया 10 हो गया, 30/4 अपने पास हो गया, यानी 15/2 यानी 7.5 हो गया, और 9.5 हो गया, 9.5 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया। बात सही है क्या, 10 हो गया, 30 हो गया, 30/4 हो गया, तो 15/2 हो गया, 15/2 यानी 7.5, और ये 9.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ये जो वेलोसिटी है ना, ये ऑब्जर्व होगी ग्राउंड फ्रेम में। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में है ये, ग्राउंड फ्रेम में ये व्यक्ति क्या देखेगा, ये व्यक्ति देखेगा ये जो फिश है वो ऊपर की तरफ, यानी इमेज की, ये जो इमेज है, इमेज की तो बात कर रहे हैं, अपरेंट है तो फिश, ठीक है ना, अपरेंट वेलोसिटी। अब अपरेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, अपरेंट वेलोसिटी यही तो है, मतलब इमेज की। अपरेंट वेलोसिटी को ऐसे ही बोल सकता हूँ कि इमेज की वेलोसिटी, ठीक है ना, इमेज वेलोसिटी बोल सकते हैं। बात है कि ये कैसे ही बोल सकता है। तो इमेज वेलोसिटी जो है वो इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, 9.5, लेकिन हमें तो इस चील के रेस्पेक्ट में, ईगल के रेस्पेक्ट में निकालनी है। तो ईगल जब 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे चल रहा है और ये 9.5 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर चल रहा है, तो दोनों जो अगेंस्ट अपोजिट हैं। तो अगर मैं बात करूं कि अब ये जो इमेज है उसकी अगर मैं ईगल के रेस्पेक्ट में, अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो वो ऐड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। देखो vi माइनस का v ईगल, सही बात है, vi ऊपर की तरफ है तो 9.5 लेते हैं, माइनस ये नीचे की तरफ है तो ऑब्वियस बात है नेगेटिव लेंगे, यानी नेगेटिव कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। इस चील को ऐसे लगेगा कि भैया ये जो इमेज, ये जो फिश है उसकी जो इमेज है वो 12.5 सेंटीमीटर पर सेकंड से आ रहा है, मतलब 12 से 12.5 हो गया, सही बात है। अब ये तो हमने कैसे भी, देखो इस क्वेश्चन को कैसे भी दे सकता है क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर अगर मैं 3 बनाऊं
तो मैं क्या कह दूंगा कि ये रेस्ट पर है, केवल ये चल रहा है, ये रेस्ट पर ये चल रहा है। मैंने तीनों को चला दिया, यहाँ पर ये ईगल भी चल रही है, सरफेस भी चल रही है और ऑब्जेक्ट भी चल रही है, कैसे भी दे सकता है। खैर ये हो गया अपने पास। अब देखो एक अच्छा टॉपिक आता है, पहले इसको नोट करना। अब ये क्वेश्चन जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आगे करेंगे, ठीक है, ये हम आगे आगे करेंगे बढ़िया बढ़िया। खैर अब हम बढ़ते हैं एक अच्छे टॉपिक के ऊपर। ये जो हम अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं, याद करो, पैराक्सियल रेज के लिए। पैराक्सियल रेज कौन सी रेज होती हैं? पैराक्सियल रेज वो रेज होती हैं जो स्मॉल एंगल बनाते हैं आईज के ऊपर। आईज के ऊपर कितना बनाते हैं? स्मॉल एंगल बनाते हैं, ठीक है। हमने अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ जो हम पढ़े, वो भी हमने बोला था कि ये जो है आप जो है पैराक्सियल रेज के लिए लिखो, स्मॉल एंगल कंसिडर किया था, याद करो डेरिवेशन में। और उस स्मॉल एंगल को कंसिडर करके हमने निकाला था फॉर्मूला अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ठीक है। लेकिन मान लो कुछ इस प्रकार की सिचुएशन हो, जनरलाइजेशन कर रहे हैं, इस जो फॉर्मूला है अगर इन जनरल आपसे कोई पूछ ले, जैसे मान लो कि ये एक सरफेस है अपने पास और यहाँ से जो है वाटर है, और अब की बार जो है ऑब्जेक्ट को बाहर से देखा जा रहा है, लेकिन देखना किस प्रकार से, ऐसे, ओके। तो मान लो कि ये जो है मीडियम, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ बोल देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि अगर डायग्राम को अच्छे समझना है तो मेरे को ये शैडो वाली लाइन नहीं हटानी पड़ेगी, क्योंकि फिर अच्छे से क्लियर विजिबल नहीं होगा। मान लो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को अगर इस प्रकार से देखा जाए, उसके परपेंडिकुलर देखा जाए, यहां से अगर कोई व्यक्ति देखे इसको, तो हमें पता है कि लाइट रेज जो है एक तरह से पैराक्सियल रेज होती हैं, और पैराक्सियल रेज के लिए डी डेस अपॉन डी इक्वल टू N2 अपॉन N1 आ गया था, स्मॉल एंगल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को यहां से न ऑब्जर्व किया जाए, किसी एंगल के ऊपर, मतलब मैं बोलूं कि ये जो है व्यक्ति वो यहाँ पर खड़ा हो, यहाँ पर कोई देख रहा है, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है यहाँ से, तो लाइट रेज कैसे मिलेंगी? देखो कुछ इस प्रकार से आएंगी, यहाँ से लाइट रे आएंगी और अब की बार जो है दूर हटेंगी, कुछ इस प्रकार से बनेगी। अब ये जो एंगल आई है उसको स्मॉल नहीं ले सकते, और ये जो एंगल आर है उसको स्मॉल नहीं ले सकते। आई और आर कुछ इनकी वैल्यू होगी, कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, उनको टेंड्स टू 0 नहीं ले सकते, इसलिए 10 आई लगभग आई के इक्वल नहीं कर सकते। और अब जो होगा, ये जो केस है वो जनरलाइजेशन के लिए ओर जा रहा है, ठीक है। और यहां पर मान लो कि कोई व्यक्ति देख रहा है इसको, ठीक है, ओके। चूंकि आईज जो है वो स्मॉल एंगल बनाती है, तो जस्ट इसके पास वाली एक लाइट रेज जो है मैं एक और कंसीडर कर लेता हूं, कुछ यहां पर, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, थोड़ी सी बड़ी बना लेता हूं, जानी चाहिए थी सीधी लेकिन दूर हटेगी, ठीक है, यहां से। तो ये जो लाइट रेज जो है अपने पास पीछे अगर बढ़ाएंगे तो कुछ यहां पर बन रही है, इमेज यहां पर बनेगी,
ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो लाइट, ये जो इमेज है वो इसी लाइन में बने, जैसा कि हमने पहले किया था। उसमें पैराक्सियल रेज के लिए हमने बोला था कि जो लाइट रे है वो जस्ट इसके पीछे अगर बढ़ाएं तो यहीं पर बन रही थी, वो केस अलग था। इसको हम जनरलाइज करना चाहते हैं। अब जो ये एंगल जो है उसको वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा थोड़ा सा, तो हमने बोला कि आई से आई प्लस डी आई बढ़ गया, बहुत स्मॉल बढ़ गया, और ये जो एंगल बढ़ गया, ये जो एंगल हो गया नॉर्मल से, हमने बोला ये जो हो गया वो हो गया आर प्लस डी आर, और ये इमेज हो गई आई। ये जो डेप्थ है हमने बोला कि ये जो है वो रियल डेप्थ है, और ये हमने बोल दिया एच डेस अपरेंट डेप्थ है। ठीक है, सही है। तो ये हम पढ़ रहे हैं अपरेंट डेप्थ, ठीक है ना, फॉर दी मार्जिनल रेज या फॉर जनरल पढ़ रहे हैं। अब हमें एच डेस और एच में रिलेशन निकालना है। अगर ये पैराक्सियल रेज होती तो हमें पता है कि भैया एच डेस अपॉन एच इज इक्वल टू जिस मीडियम में जा रही हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास n2 है, ठीक है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n1 है, तो n2 अपॉन n1 हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता है। लेकिन ये तो पैराक्सियल रेज के लिए थी, लेकिन हम पैराक्सियल रेज नहीं ले रहे, हम वो रेज ले रहे हैं जो कोई फाइनाइट एंगल बनाती हैं, आई और आर को जीरो नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे सर? इस सिचुएशन में बताते हैं, देखो जरा, देखो एच डेस और एच के बीच में रिलेशन निकालना है हमें, बिल्कुल जी निकालना है। अच्छा, मैं तुमसे ये बोलता हूं कि मान लो ये जो डिस्टेंस है वो अक्स है, और ये जो डिस्टेंस है प्यारे दोस्तों वो वाई है, और ये जो डिस्टेंस हो गई ना अक्स माइनस वाई, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? अक्स माइनस वाई। अक्स में से वाई घटा दो ना, तो अक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है अक्स माइनस वाई, ठीक है, ये इसकी वैल्यू मैं बोल देता हूं एल, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कुछ भी बोल देते हैं, जेड बोल देते हैं, ठीक है ना, या एल बोल देते हैं। ये जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमने बोल दिया एल, क्या बोल दिया हमने? एल बोल दिया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसको हमने बोल दिया एल, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनका डिफरेंशिएशन कर दूं, पहली बात तो अक्स निकालते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अगर मैं अक्स निकालूं तो अक्स कैसे निकालूं भाई? पहली बात तो देखो जरा, ये एंगल देखो, ये एंगल आई है अपने पास, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल भी आई होगा ना, जेड बन रहा है ना यहां से, देखो। अगर मैं इस ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल है, टेन आई देखूं, ये टेन आई जो होगा, टेन आई जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो थीटा के साथ जब परपेंडिकुलर अक्स अपॉन एच हो गया, अक्स अपॉन एच हो गया, तो यहां से अक्स इज इक्वल टू एच टेन आई हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया, ठीक है। एंड अब यहां पर आई को नेग्लिजिबल नहीं कर सकता, इसलिए टेन आई की कुछ वैल्यू होगी एक्स अपॉन एच, फाइनाइट होगी। अब देखो इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, इस वाले ट्राइंगल में क्या मुझे ये बता सकते हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो? देखो ये और ये कॉमन है, और ये लाइट रे ये सेम है, ठीक है ना, तो यहाँ सब आर होगा, तो ये वाला जो एंगल है ये भी अपने पास कितना होगा? आर होगा। सही समझ रहे हो क्या? ये देखो इस वाले ट्रायंगल की बात करो, ये और फिर ये जो डैश डैश जा रही ये और फिर ये, ठीक है ना, ये एंगल जब आर है तो ये एंगल भी आर होगा। तो यहाँ पर देखो टेन आर कितना होगा? टेन आर परपेंडिकुलर कितना? वाई अपॉन एच डैश, वाई अपॉन एच डैश। तो वाई कितना होगा यहाँ से? वाई जो होगा एच डैश टेन आर सॉरी।
तो जब मैं इनकी वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूं इक्वेशन नंबर 1 में तो कितना हो जाएगा। सो अगर मैं बोलूं कि H 10 I माइनस H डैश 10 R इज इक्वल टू L। अब I में I प्लस डी आई डिफ्रेंशिएशन करो। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूं तो H तो कांस्टेंट है, क्योंकि जब मैं I से I प्लस डी आई जा रहा हूं, थोड़ी सी लेंथ है, थोड़ा सा डिस्टेंस कर रहा हूं, तो I में जब I से I प्लस डी आई में वेरिएशन आ रहा है तो प्यारे दोस्तों क्या H में वेरिएशन आ रहा है क्या? जी नहीं। क्या H डैश में वेरिएशन आ रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा। देखो मैं यहाँ से I प्लस डी आई थोड़ा सा एंगल बढ़ाया मैंने, डी आई ओ थोड़ा सा बढ़ाया, तो क्या H में कोई फर्क परिवर्तन है? नहीं आया। देखो इस I वाली इस लाइट रे के लिए भी H सेम था, इसके लिए भी H सेम था, तो H तो कांस्टेंट रहेगा। 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर आई, यानी सेक स्क्वायर आई, और यहाँ पर हो जाएगा डी आई माइनस H डैश, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर R, यहाँ पर हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू 0। समझे? बिल्कुल जी, अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी, मजा आया गया जी, वाजिब वाह वाजिब वाह। अब सुनो, डी आई और डी आर और आई और आर, एच और एच डैश। अब आई और आर में एक और रिलेशन निकाल सकते हैं हम, चूंकि हम जानते हैं स्नेल्स लॉ से n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, यानी n1 है n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, और अगर मैं बोलूं कि n1 डिफरेंशिएशन कर दूं, साइन आई का कितना हो जाएगा? कोस आई, और आई का हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू n2 कोस आर डी आर। ठीक है, और अगर मैं डी आई और डी आर की वैल्यू यहाँ से निकालूँ, सो अगर मैं बोलूँ कि डी आई अपॉन डी आर कितना होगा, डी आई अपॉन डी आर जो होगा वो हो जाएगा n2 अपॉन n1, और यहाँ पर हो जाएगा कोस आर अपॉन अपने पास कोस आई। तो यहाँ से डी आई अपॉन डी आर की वैल्यू वहाँ पर पुट कर दूंगा तो मेरे पास n2 n1 और कोस आर आई और आर में हो जाएगा, और आई आर यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ से मैं बात करूँ आपसे कि डी आई अपॉन डी आर जो है, यहाँ से मैं निकालूँ तो अपने पास हो जाएगा एच डैश सेक स्क्वायर आर अपॉन में, एच डैश निकालना है ना, एच डैश अपर एंड डेप्थ निकालने, तो एच डैश जो हो गया अपने पास, ऐसे निकाल लेते हैं। चलो, डी आई अपॉन डी आर जो है, और यहाँ से मैं बोलूँ कि एच सेक स्क्वायर आई अपॉन में सेक स्क्वायर आर। ठीक है, यहाँ से हो गया, और ये हो गया एच डैश की। ठीक है, यहाँ से मैं डी आई अपॉन डी आर की वैल्यू पुट कर देता हूँ। सो एच डैश डी आई अपॉन डी आर कितना, n2 अपॉन n1, यानी n2 अपॉन n1, और कोस आर अपॉन कोस आई, कोस आर अपॉन कोस आई। ठीक है, ये हो गया डी आई अपॉन डी आर, और फिर यहाँ पर मैं करता हूँ एच सेक स्क्वायर आई अपॉन में सेक स्क्वायर आर। एच डैश हो गया, वो हो जाएगा एच, ठीक है ना, एच n2 अपॉन n1, कोस यहाँ पर नीचे जाएगा सेक स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया सेक की क्यूब आई अपॉन में सेक की क्यूब आर। ये फाइनल कंक्लूजन हमें निकला। और अगर आप एच को नीचे ले आओ, है ना, अपर एंड डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ के हिसाब से निकालो, तो अपॉन n2 अपॉन n1। अब देखो वो इस फॉर्मूले को वैलिडेट करो स्मॉल एंगल्स के लिए। फॉर दी पैराक्सियल रेज, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आई और आर टेंडिंग टू 0, और जब आई और आर टेंडिंग टू 0 होगा तो सेक आई टेंडिंग टू 1 होगा, और सेक आर भी 1 होगा, यानी ये 1 हो जाएगा, और फॉर्मूला सेम टू सेम बन रहा है h2 अपॉन एच डैश अपॉन एच। ठीक है ना, अपर एंड डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू वो लाइट, वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट रेज आ रही है, इसी में तो जा रही है ना,
ऑब्जर्व कहाँ हो रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ है, तो उसमें जा रही यानी N2/N1 बन गया कि नहीं बन गया। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है। जब भी लाइट रेज इस प्रकार से पूछी जाए, जब भी लाइट रे इस प्रकार से पूछी जाए, जब भी लाइट रे इस प्रकार से पूछी जाए कि लाइट रे जो है नॉर्मल के पास न होती हुई नॉर्मल से कोई एक फाइनाइट एंगल बना रही हैं, मतलब मार्जिनल रेज है, पैरेक्सियल नहीं है, उसके लिए ये फॉर्मूला काम में लेंगे। ठीक है, ये मुझे बताना था। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से, और फिर हम देखते हैं आगे टॉपिक क्या है। ओके, तो ये जो अपने पास हो गया जनरल फॉर्मूला फॉर द अपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ, इस वाले को ओब्लिक अपरेंट डेप्थ भी बोलते हैं। ठीक है ना, टॉपिक का नाम क्या है, ओब्लिक अपरेंट डेप्थ, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये अपने पास हो गया। देखो, अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू दी स्लेब। ठीक है, कांच की स्लेब, किसी भी मीडियम की, कांच कैसा भी हो सकता है। ठीक है, जनरली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे कांच वाला 1.5। उससे हम देखना चाह रहे हैं रिफ्रैक्शन। इसका टॉपिक का नाम है, हम लिख सकते हैं कि शिफ्ट। ठीक है ना, शिफ्ट फ्रॉम दी स्लेब, ग्लास स्लेब। ठीक है ना, शिफ्ट। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं, अपने पास क्या है, स्लेब। ठीक है, ग्लास स्लेब, रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लेब, शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट जो भी है। तो देखो, ग्लास स्लेब तो देखी होगी। मान लो कि अपने पास ये ग्लास स्लेब है, समझ रहे हो, इसकी जो मोटाई है, थिकनेस जो है, थिकनेस हम बोल देते हैं कि कोई पर्टिकुलर थिकनेस है, टी थिकनेस, टी थिकनेस है, टी मोटाई की है। ठीक है, इस प्रकार से मोटाई है, ऐसे इतनी थिकनेस है, और इस प्रकार से रखी हुई है। जैसे ये अपने पास है, बता रही है मोटाई। ठीक है ना, और ऐसे लंबाई में इस प्रकार से रखी हुई कांच की स्लेब, ग्लास स्लेब। समझ गए ना, पता है ना कैसे कैसे रखी हुई है, मोटाई है। यहाँ से जब मैं गुजरूँगा तो इतनी मेरे को थिकनेस को, इतनी थिकनेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, इतनी थिकनेस को। ठीक है, और हाइट ज़्यादा नहीं होती इनकी, थोड़ी सी होती है हाइट। और यहाँ पर अपने पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं। मान लो कि यहाँ से मान लो कि अपने पास यहाँ से जो है, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये जो डिस्टेंस मान लेते हैं कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो कैसे निकालेंगे इसकी इमेज, सिंपल रिफ्रैक्शन वाले लॉज हम लगाएंगे। ये दोनों तरफ जो है, कोई भी मीडियम हो सकता है, ये कोई भी मीडियम हो सकता है। ठीक है ना, ये मीडियम है, कोई भी मीडियम हो सकता है, ये मैंने बोल दिया मीडियम, और ये ग्लास। ठीक है ना, और ये इसका जो है स्लेब का जो है वो अपने पास है स्लेब म्यूएस। तो मान लो कि यहाँ से पहले कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होगी, तो सिंपल हमें पता है, ये जो है इसको अगर रेयर मानो,
पर्टिकुलर सिचुएशन में इसको मैं रेयर मान लेता हूँ, और यहाँ पर भी जो है ऑब्जर्वर की साइड, यहाँ से ऑब्जर्व होगा, ऑब्जर्वर जो साइड है यहाँ पर भी क्या है, मीडियम, सेम मीडियम है, सेम मीडियम है, ये मीडियम और ये मीडियम सेम, मतलब ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा हुआ है और ऑब्जर्वर, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर अपने पास रखा हुआ है, ये कोई व्यक्ति है, इसकी आई जो है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना, ये यहाँ से, तो इस प्रकार से जाएगा, ठीक है ना, जाना चाहिए था सीधा, लेकिन टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, रेयर से मान लेते हैं, रेयर से डेंसर जा रहा है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी बताओ जरा, लगाओ अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ, तो अपरेंट डेप्थ हमें निकालनी है, तो मान लेते हैं ये डी डेज हमें निकालना है, रियल डेप्थ कितनी है, रियल डेप्थ एक्स, और अपने पास जिस मीडियम में लाइट रे जा रही हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी स्लेब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बोल दिया म्यू एस, ठीक है, और जहाँ से आ रही है यानी मीडियम, म्यू मीडियम में जा रही है यानी म्यू मीडियम से आ रही है, ठीक है, तो डी डेज अपने पास निकल के आई, कितना आया, म्यू एस स्लेब का और म्यू मीडियम का, और यहाँ से जो है वो आई अक्स, ये डी डेज आई, मतलब इस, अब यहाँ से भी रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन होने के लिए ये लाइट रे है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, मतलब ये इमेज ऐसा बनेगा I1, ये लाइट रे ऐसा लगेगा इस सरफेस को कि ये पीछे से आ रही है, मतलब अब जो रिफ्रैक्शन होगा ना, अब यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होगा दूर हटेगी, तो ये लाइट रे जो है लगेगा इस, ये जो I1 है इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और फाइनल जो इमेज है वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, देखो जरा, सेकंड के लिए निकालो, ये तो फर्स्ट के लिए हो गया, सेकंड सरफेस के लिए निकालूंगा तो अपरेंट डेप्थ कितना, अपरेंट डेप्थ हमें निकालनी है, डी डबल डेश बोल देते हैं, रियल डेप्थ कितनी होगी, रियल डेप्थ जो होगी ना इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए डिस्टेंस कितनी है, देखो जरा, ये इस सरफेस के लिए डिस्टेंस देखो टी, समझ रहे हो ना, टी प्लस अपने पास अक्स और अपने पास ये, मेरे को ये बताओ जरा, ये जो I1 है इसकी यहाँ से डिस्टेंस ये कितनी बनी, ये बनी अपने पास अक्स इंटू म्यू एस अपॉन म्यू एम, सही बात है। अब ये जो लाइट रे है इस सरफेस के लिए, ये जो लाइट रे है ये काम करेगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, यहाँ से I1, यानी ये I1 ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इस सरफेस के लिए रियल डेप्थ कितनी है, टी प्लस अक्स, टी प्लस ये होगा टी प्लस अक्स और म्यू एस अपॉन म्यू एम इक्वल टू जिस मीडियम में लाइट रे जा रही हैं, जहाँ किस में रही हैं, इसमें म्यू मीडियम में यानी म्यू एम में जा रही हैं, और कहाँ से आ रही हैं, यानी इससे आ रही हैं, यानी म्यू एस से आ रही हैं, तो जो डी डबल डेश होगा वो हो जाएगा टी इंटू म्यू एम अपॉन म्यू एस प्लस अक्स, म्यू एस से म्यू एस, म्यू एम से म्यू एम कट जाएगा, ये डी डबल डेश हो गया, यानी डी डबल डेश होगा यहाँ से, ये जो फाइनल इमेज बनेगी ना यहाँ से, अब ये लाइट रे ऐसे लगे यहाँ से आ रही है, यानी ये फाइनल इमेज बनी, यानी I2 ये फाइनल इमेज बनेगी, और यहाँ से जो इसकी जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी डी डबल डेश, यहाँ से मापेंगे इस सरफेस से, शिफ्ट क्या हुआ, ये रियल ऑब्जेक्ट था अपने पास ऑब्जेक्ट, और फाइनल इमेज कहाँ बनी, ये, तो ऑब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब ऑब्जेक्ट कहाँ चला, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है फाइनल इमेज वो यहाँ बन गई, मतलब ऐसा लगेगा इस व्यक्ति को, ये जो लाइट रे है ना थोड़ा बड़ा बना दो भैया, ये जो आइज है वो थोड़ा बड़ा बना दो ना इस आइज को, ठीक है ना, वैसे ये आइज ऐसा इतना बड़ा नहीं है, ठीक है ना, दिखने में लग रहा है, ये लाइट रे जो वो इस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि जो इमेज जो है वो यहाँ है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ था लेकिन इमेज यहाँ आ चली आई, तो शिफ्ट कितना हुआ, ये होती है शिफ्ट, कितना शिफ्ट हो गया, ये जो डिस्टेंस है ये हो गया शिफ्ट, ये शिफ्ट निकाल सकते हो क्या, निकाल दो जरा शिफ्ट, टी प्लस एक्स में अगर मैं डी डबल एस घटा दूँ शिफ्ट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, देखो
ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग कितनी हो गई, ऑब्जेक्ट शिफ्ट कितना हो गया, अगर मैं ऑब्जेक्ट शिफ्ट बात करूं वो कितना होगा, वो हो जाएगा x प्लस टी में से अगर मैं घटा देता हूं माइनस डी डबल डैश, तो क्या वो शिफ्ट आ गया। क्या यहाँ से मैं बोलूँ, देखो यहाँ ऑब्जर्वर यहीं है जस्ट पास में, तो x ये तो t हो गया और यहाँ पर रखा, तो x प्लस टी में अगर मैं डी डबल डैश घटा तो शिफ्ट आ जाएगा इस तरफ, और किस डायरेक्शन में है, जहाँ से लाइट रेज जा रही हैं, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में लाइट रेज है उसी डायरेक्शन में शिफ्ट आएगा, मैं बताऊंगा देखना आगे। तो यहाँ से कितना होगा, x प्लस टी माइनस डी डबल डैश कितना है, डी डबल डैश ये अपने पास रहा, t म्यू m अपॉन म्यू s और माइनस x x कैंसिल आउट हो गया, तो शिफ्ट आया t इंटू वन माइनस म्यू m अपॉन म्यू s। म्यू m बोले तो वो मीडियम है जिस मीडियम में ये वाला बाहर वाला मीडियम, सराउंडिंग जो मीडियम है वो, इसके सराउंडिंग जो भी मीडियम है वो म्यू m है, और स्लेब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना म्यू s है, यानी जो शिफ्ट आया वो t इंटू वन माइनस म्यू m अपॉन म्यू s आएगा, वन माइनस म्यू m अपॉन म्यू s आएगा, ठीक है। अब देखो अगर म्यू s कम है, म्यू एस कम है, अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अपने पास ये कम है और म्यू एम ज़्यादा है तो ये नेगेटिव में बनेगा, और इस सिचुएशन में हमने क्या माना है, इसको डेंसर माना है। हम जो ये जो प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं इसमें हमने ये माना है कि लाइट रे जो वो बैंड हो जाती है, तभी शिफ्ट इस तरफ हुआ, मतलब ये मीडियम कौन सा है, डेंसर है। डेंसर है मतलब स्लेब जो है वो ज़्यादा है, स्लेब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है, यानी म्यू एस ज़्यादा है, म्यू एस की वैल्यू ज़्यादा है और म्यू एम की वैल्यू कम है, यानी ये पॉजिटिव बनेगा, यानी शिफ्ट जो पॉजिटिव आएगा, शिफ्ट पॉजिटिव आएगा कुछ इस तरफ होगा, यानी जब जब शिफ्टिंग जो है लाइट रे के डायरेक्शन में होना तो हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे क्योंकि वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। और अगर शिफ्ट इस तरफ होता तो वो नेगेटिव आता, क्योंकि वो लाइट रे फिर वो जो है वो वहाँ पर ये जो मीडियम जो है वो क्या आ जाता, रेयर आ जाता तो बाहर की तरफ मुड़ती है, ये बैंड इस तरफ नहीं होती, बाहर की तरफ इस तरफ होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से पॉजिटिव शिफ्टिंग में हम ये मानेंगे कि ये जो शिफ्टिंग है वो लाइट रे के डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है ना, इस प्रकार से जो ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में चल रही हैं। अब इस डेरिवेशन में हमें इंपॉर्टेंट बातें देखो, क्या ये जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया ये क्या पैरेक्सियल रेज के लिए है, बिल्कुल। तो हमने जो है एंगल्स बहुत स्मॉल माने हैं, तो अगर इस फॉर्मूले इस डेरिवेशन में अगर मैं लिखना चाहूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो पहली बात ये जो डेरिवेशन है वो पैरेक्सियल रेज के लिए, ठीक है ना, पैरेक्सियल रेज के लिए है पहली बात, तो पैरेक्सियल रेज के लिए, अच्छा जी बहुत शानदार। दूसरा पैरेक्सियल रेज के बाद में जो दूसरा जो है वो किसके लिए है, दूसरी बात मैं बोलूं कि जो शिफ्ट है ना वो शिफ्ट एक्स पर डिपेंड करना है, नहीं रहा, ठीक है ना। शिफ्टिंग जो है ना, शिफ्टिंग डजंट डिपेंड ऑन the distance from the distance of object from the slab, ठीक है। स्लेब से डिस्टेंस पर एक्स क्या यहाँ पर शिफ्टिंग में एक्स आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आप कितनी भी डिस्टेंस पर रख दो, चाहे पास रखा हो चाहे दूर रखा हो, हमेशा शिफ्टिंग वो फिक्स जो वैल्यू है वो t इंटू वन माइनस म्यू एम अपन म्यू एस वो ही आएगी, समझ गए, ठीक है जी बहुत बढ़िया। ये हो गया, दो बातें हो गई। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर सेम मीडियम में होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑब्जर्वर को भी म्यू मीडियम में माना है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मीडियम है, और ऑब्जेक्ट भी उसी मीडियम है, यानी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर
ठीक है ना, ऑब्जर्वर आर इन सेम मीडियम, ये इंपॉर्टेंट बात है, इन सेम मीडियम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको लिख लो चाहे। दूसरी बात, अगर शिफ्टिंग पॉजिटिव आती है, अगर शिफ्टिंग में जो वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो शिफ्टिंग है वो लाइट रेज की डायरेक्शन में हो रही है, इस प्रकार से हो रही है आगे की तरफ, समझ रहे हो। और अगर शिफ्टिंग नेगेटिव आती है तो जो शिफ्टिंग अगर नेगेटिव आ रही है इसका मतलब लाइट रे की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन शिफ्टिंग है। जैसे एग्जांपल भी देंगे, हम एग्जांपल भी देंगे, तो इसको नोट कर लेना जल्दी से, और फिर हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, पहले इसको नोट कर लो जल्दी से। जैसे एक एग्जांपल लेके चलेंगे, शिफ्टिंग का फॉर्मूला याद रखो, T इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग या म्यू मीडियम सराउंडिंग अपॉन म्यू एस स्लेब का मीडियम। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं जरा, मान लो कि एक स्लेब है और इसकी जो विड्थ है, इसकी जो थिकनेस है वो कितना 30 सेंटीमीटर, और 1.5 जो है वो एज यूजुअल होता ही है, ये 1 है, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1 है, सेम है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हो, शिफ्टिंग सेम आएगी। शिफ्टिंग कितनी आएगी, शिफ्टिंग निकालो जरा, शिफ्ट कितना आएगा, टी कितना 30, 1 माइनस म्यू सराउंडिंग कितना 1 है उसका, अपॉन 1.5 कितना आया 10, 15, 5, 5, 13 यानी 10 सेंटीमीटर आया। क्या प्लस का आया, बिल्कुल आया। अब देखो जरा, अगर मीडियम जो है, बाहर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 ले लिया और ये 1.5 ही है, और अगेन ये कितना है 30 सेंटीमीटर। अब की बार कुछ नहीं, बस इसको बढ़ा दो, बस इसको बढ़ा दो, ये बढ़ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। देखो जरा, शिफ्टिंग अगर मैं बोलूँ, अभी तो हमने बात की थी, शिफ्टिंग अगर मैं बोलूँ 30 हो गया, 1 माइनस 2 अपॉन 1.5 हो गया, 20 अपॉन 15 बनेगा, तो माइनस का 5 माइनस का 30 यानी माइनस का 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट यहां था तो पॉजिटिव शिफ्टिंग में लाइट रे इस प्रकार से जाएंगे, इस प्रकार से, ठीक है ना, ऐसे जाएंगे, तो लाइट रे की डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगी। ये शिफ्टिंग कितनी 10 सेंटीमीटर, यानी ये जो शिफ्टिंग है इमेज, फाइनल इमेज बनेगी वो 10 सेंटीमीटर इस प्रकार से बने, शिफ्टिंग इतनी आ गई। नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब अब की बार जो शिफ्टिंग है ना प्यारे दोस्तों, अगेंस्ट जा रही है, लाइट रे के अपने पास अगेंस्ट जा रही है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या होगा, रेयर मीडियम है, डेंसर से रेयर है तो दूर हटेगी और फिर ये अपने पास आएगी, इस प्रकार से जाने चाहिए सीधी। अब की बार जो है डेंसर है, रेयर से डेंसर है तो इस प्रकार से, तो फाइनल जो इमेज बनेगी वो पीछे बनेगी, यानी अब की बार जो शिफ्टिंग है वो अगेंस्ट होगी, यानी कितना होगा 10 सेंटीमीटर, बट नेगेटिव है, नेगेटिव हमने कंसिडर कर लिया। नेगेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फाइनल जो लाइट रे और उसकी जो इमेज है वो फाइनल यहाँ बनेगी, यानी I2 इमेज यहाँ बनेगी, इसमें जो I2 इमेज यहाँ बनेगी। सही बात है कि नहीं है, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हमने की, ठीक है, ये हो गया। अब देखो आगे एक और इम्पोर्टेंट बात, पॉजिटिव नेगेटिव वाली कॉन्सेप्ट हो गई। एक मान लो मल्टीपल आ जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ अपने पास ये ग्लास स्लेब्स आ जाए तो कैसे करेंगे। कॉम्बिनेशंस आपको दे दे, मान लो कंबाइन कर दे 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5, 6 कैसे भी दे दे, तो देखो मान लो अपने पास क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से आ जाए, एक ग्लास स्लेब ऐसे दे रखी है, ठीक है ना, ये 1.5 है और ये डिस्टेंस दे रखी है अपने, थिकनेस दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अगेन जो है एक और स्लेब रखी हुई है, कितनी 20 सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर थिकनेस की, 1.5 एन अब की बार 2 है इसका,
और अगेन आपके पास 20 सेंटीमीटर के ऊपर एक और थिकनेस रखी हुई है, एक और जो है ग्लास स्लैब रखी हुई है जिसकी जो थिकनेस है वो कितना है 30 सेंटीमीटर है, एन जो हो कितना है 1.5। और ऑब्जेक्ट तो कहीं पर भी रख दो, ऑब्जेक्ट तो कहीं पर भी रख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनल जो है, फाइनल इमेज कैसे बनेगी, फाइनल इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, वो शिफ्टिंग कितनी होगी, तो इंडिविजुअल के लिए निकाल लो, इंडिविजुअल के लिए निकाल लो। देखो मुझे एक बात बताओ, इस ग्लास स्लैब के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, इस ग्लास स्लैब के लिए अगर मैं शिफ्टिंग निकालूं, अगर मैं इस ग्लास स्लैब के लिए यानी शिफ्टिंग S1 निकालूं, इस ग्लास स्लैब के लिए यानी S1 निकालो, शिफ्टिंग निकालूं, तो T इंटू 1 माइनस न्यू सराउंडिंग, सराउंडिंग कितना है ये वाला, सराउंडिंग कितना है ये एयर, तो एयर के लिए 1 और यहाँ पर हो गया 1.5, तो यहाँ पर आ गया प्लस का 5 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ पर देखूँ S2, T कितना है 21 माइनस सराउंडिंग 1 अपॉन यहाँ पर हो गया 2 प्लस का 10 सेंटीमीटर, प्लस का 10 सेंटीमीटर। क्यों, अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ से और इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो चाहे कितनी भी हो, अगर ये जो स्लेब है अगर इसके थोड़ा पास भी होती 20 सेंटीमीटर पर ना होकर मान लो 15 सेंटीमीटर पर होती, तो भी ये फॉर्मूला यही आता, शिफ्टिंग सेम ही आती, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये पास भी आ जाए ना, बहुत पास भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अभी बताते हैं, इसके लिए निकालो S3, T कितना है 1 माइनस सराउंडिंग 1 अपॉन म्यू कितना है 1.5, कितना आ जाएगा अपने पास 15, 10, 5, 3 यानी 10 सेंटीमीटर। तो नेट जो शिफ्टिंग है वो ऐड हो जाएंगी, प्लस 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 है सारी, तो 10, 10, 20, 25 यानी प्लस 25 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग आ जाएगी। प्लस 25 सेंटीमीटर आ रहा है मतलब सेम डायरेक्शन में, लाइट रे जब ऐसे जाएंगी तो इसी डायरेक्शन में 25 सेंटीमीटर पर शिफ्टिंग आ गई, यानी 25 सेंटीमीटर पर यहाँ इमेज बन जाएगी फाइनल। समझ गए। अब देखो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी भी, अगर ऐसे भी आ जाए ना, ऐसे भी आ जाए कि बहुत पास पास हैं, ऐसे भी आ जाए, ये 1.5 है, ये 2 है और ये अपने पास है 1.5, अगर ये भी आ जाए ना तो भी इस आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, आपने बोला कि सर एक बात बताओ, अगर आप इसके लिए निकालोगे शिफ्टिंग S2 तो आप करोगे T कितना है, T अपने पास बोलोगे सर 20 है, 1 माइनस सराउंडिंग, आप बोलोगे सर सराउंडिंग का ये नहीं लेंगे क्या, सराउंडिंग का ये मीडियम नहीं आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों, आप ये देखो, अगर मैं इसकी डिस्टेंस घटा भी दूं, पास बहुत पास लेके जाऊं, बहुत पास लेके जाऊं, 10 सेंटीमीटर कर दूं, 5 सेंटीमीटर कर दूं, 1 सेंटीमीटर कर दूं इनके बीच की डिस्टेंस, या 0.001, तो भी शिफ्टिंग सेम आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि इसके घटाने से, इसकी डिस्टेंस अगर मैं घटा दूं तो ऑब्जेक्ट की और इससे डिस्टेंस अगर परिवर्तन भी हो रही है तो कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। समझ रहे हो ना। अगर इस स्लेब को अगर मैं पास लेके आ जाऊं, मान लो यहाँ पर लेके आ गया, तो भी इस ऑब्जेक्ट की और इस स्लेब की डिस्टेंस बदल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, बदलने दो। क्योंकि हमें पता है कि जो शिफ्टिंग है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, अपने पास स्लेब से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब आप कैसे भी वेरी करवाओ, तो जब पास भी आ जाएगी ना, 0.00001 सेंटीमीटर भी हो जाएगी इनके बीच की डिस्टेंस, तो भी फॉर्मूला सेम रहेगा और बदलेगा नहीं। आंसर यही आएगा +25 सेंटीमीटर, +25 सेंटीमीटर, क्योंकि हम इंडिविजुअल स्लेब के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल स्लेब के लिए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्लेब्स के लिए अगर आपको शिफ्टिंग निकालनी है तो इंडिविजुअल स्लेब की शिफ्टिंग निकाल लो, उनको जोड़ दो, प्लस है, अच्छा अलजेब्रिक सम करना है, ठीक है ना। जिसकी शिफ्टिंग प्लस है इसकी मान लो माइनस आ जाती तो अपने पास +5 माइनस का 10 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर आ जाती है आंसर इसका। ठीक है, ऐसा ही करना है।
तो ये हम आज इतना ही रखेंगे, शिफ्टिंग ऑफ स्लेब तक ही, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ स्लेब तक हमारा कंप्लीट हो गया और हमने आज जनरलाइजेशन कर लिया। एक तो ओब्लिक अपर एंड डेप्थ हमने कर ली, साथ ही साथ हमने देखा रिफ्रैक्शन थ्रू दी स्लेब देख लिया और उसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और जितना भी फर्दर डिस्कस, जितने भी लेक्चर लगते हैं इस चैप्टर को हम कंप्लीट अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चंस भी अच्छे से डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको प्यारे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।